बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड वीडियो में मैं बना रही हूँ जिसकी मदद से जो है ना आप आसानी से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर एमफिल ज़ूलॉजी के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। पहले जो है ना पहली वीडियो में आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं 56 MCQs जो है ना वो पढ़े हुए हैं। आज 57 MCQs हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। IUCN के मुताबिक परसेंटेज बतानी है नियरली 5000 नॉन स्पीशीज़ की, मैमल्स की तकरीबन 5000 जो नॉन स्पीशीज़ है उसकी परसेंटेज IUCN के मुताबिक कितनी है, तो वो 20% है। क्लियर? कितनी परसेंटेज है? 20% है। आइडेंटिफाई करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है? बायोडाइवर्सिटी को। हॉट स्पॉट इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू व्हाट सीज़न, किस सीज़न की वजह से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो है ना वो डिफ़िकल्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हॉट स्पॉट जो है ना एक टेक्सोनोमिक ग्रुप की मे नॉट बी फॉर अदर, अगर एक ग्रुप के लिए जो है ना वो डिफ़िकल्टी हो रही है तो ये भी ज़रूरी है कि वो दूसरे ग्रुप के लिए भी डिफ़िकल्टी हो। प्रोटेक्टेड आइलैंड दैट आर सराउंडेड बाय डिग्रेडेटेड हैबिटेट, हमने क्या इसकी बात की है? प्रोटेक्टेड आइलैंड की, जिसको किसने सराउंड किया हुआ है? एक डिग्रेडेटेड हैबिटेट में, तो इसको हम लोग कहते हैं जोन रिजर्व्ड। जोन रिजर्व्ड को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? ऐसा प्रोटेक्टेड आइलैंड जो कि सराउंड किया हुआ है डिग्रेडेटेड हैबिटेट से। क्लियर? तो इसको किसका नाम देते हैं? जोन रिजर्व्ड का। What are the surrounding habitat of zone reserved? जोन रिजर्व्ड के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग हैबिटेट है इसको हम लोग बफर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर जोन। बेसिक एजम्पशन, किसकी बेसिक एजम्पशन? रिस्टोरेशन इकोलॉजी की। रिस्टोरेशन इकोलॉजी का जो बुनियादी निकात है वाइल रिस्टोरिंग आर डिग्रेडेटेड इकोसिस्टम, जबकि हम लोग क्या कर रहे हो? रिस्टोर कर रहे हो। किसको रिस्टोर कर रहे हो? डिग्रेडेटेड इकोसिस्टम को। तो वो बेसिकली किस तरह से आता है? इन्वायरमेंटल डैमेज इज पार्टली रिवर्सिबल। क्लियर है? ये क्या है? इन्वायरमेंटल डैमेज इज पार्टली रिवर्सिबल। Zone reserve approach develop a social and economical climate as well as create relatively undisturbed area. क्लियर? इसके साथ साथ एरिया ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, ये सारे के सारे जो है ना किसके इर्द गिर्द है? रिजर्व लैंड के इर्द गिर्द है। जोन रिजर्व अप्रोच किसको डेवलप करती है? जोन रिजर्व अप्रोच डेवलप करती है सोशल एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट, इसके साथ साथ क्रिएट रिलेटिवली अनडिस्टर्ब एरिया, और उस एरिया को जो कि इकोनॉमिक गेन करता है। ये किसके इर्द गिर्द पाया जाता है? रिजर्व लैंड के। ऐसी कौन सी टाइप है एरिया की जिसने प्रोवाइड करना है इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन? लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव के लिए कौन सी एरिया की टाइप आती है? तो वो आती है हमारे पास जोन रिजर्व। जोन रिजर्व ही एक ऐसी एरिया है जो कि इकोनॉमिक इंसेंटिव है। किसके लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव है? लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि बायोलॉजिकल रिस्टोरेशन में नहीं आता? तो वो हमारे पास है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ साइट। जब साइट की स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है तो बायोलॉजिकल रिस्टोरेशन के प्रोसेस में ये स्टेप नहीं आता। क्लियर? विच एथिक गेव राइज द फाउंडेशन ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डिसिप्लिन? कौन सा ऐसा एथिक है जो कि कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डिसिप्लिन की बुनियाद के लिए राइज हुआ है? तो वो है हमारे पास एवोल्यूशनरी इकोलॉजिकल लैंड एथिक। कौन सा एथिक? एवोल्यूशनरी इकोलॉजिकल लैंड एथिक, जिसकी वजह से क्या हुआ है? राइज हुआ है फाउंडेशन ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डिसिप्लिन। स्मॉलर आइलैंड, कौन सा स्मॉलर आइलैंड? जो कि एक्सटेंशन के रेट को क्या करे? बढ़ा दे। किसकी वजह से बढ़ा दे? कंपीटेटिव एक्सक्लूजन की वजह से। इसके साथ साथ फीवर रिसोर्सेज एज वेल एज लेस डाइवर्स हैबिटेट, ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना आइलैंड के ऊपर जो है ना एक्सटेंशन रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर? कौन से आइलैंड के ऊपर? जो कि स्मॉल आइलैंड है। स्मॉल आइलैंड पर क्या है? बहुत ज़्यादा रेट है एक्सटेंशन का। उसकी वजूहत ये हैं कि वहाँ पे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है, फीवर रिसोर्सेज हैं, और इसके साथ साथ लेस डाइवर्स हैबिटेट है। इनमें से कौन सा ऐसा एथिक है जो कि अहमियत देता है
एंथ्रोपोसेंट्रिक वैल्यू को। कौन सी एंथ्रोपोसेंट्रिक वैल्यूज़? नेचर की एंथ्रोपोसेंट्रिक वैल्यूज़ के लिए कौन सा एथिक जो है ना एम्फेसाइज करता है? तो वो है हमारे पास रिसोर्स कंजर्वेशन एथिक। किसने इस्टेब्लिश किया था? यूएस फॉरेस्ट सर्विस। यूएस फॉरेस्ट सर्विस को गिफोर्ड पेंचोट ने इस्टेब्लिश किया था। जॉन मैन्यूर डेवलप किया है इसने रोमांटिक ट्रांसडेंटल एथिक। रोमांटिक ट्रांसेंडेंटल एथिक को किसने पेश किया था? जॉन मैन्यूर ने। एक ऐसा स्मॉल एरिया जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में इंडेंजर्ड और थ्रेटेंडेड स्पीशीज़ जो है ना वो पाई जा रही हैं इंडेमिक स्पीशीज़ के दरमियान। तो डैट इज़ दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ही एक ऐसा स्मॉल एरिया है जिसके अंदर इंडेंजर्ड और इसके साथ साथ थ्रेटेंडेड स्पीशीज़ बहुत बड़ी तादाद में इंडेमिक स्पीशीज़ के साथ बिलोंग करती हैं। क्लियर? बायोसेंट्रिज्म किस पे फोकस करती है? बायोसेंट्रिज्म फोकस करती है ह्यूमंस पर, एनिमल्स पर और इसके साथ साथ इको सिस्टम पर। एक्सिटिव कंजर्वेशन अप्रोच करती है, इसमें क्या है? एडवांटेजेस देती है। किसके लिए? ये एक्सिटिव कंजर्वेशन अप्रोच इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। ये अलो करती है एवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल प्रोसेस को, ठीक है। इसके साथ साथ इसने अलो करना है जीन फ्लो को और प्रमोट करना है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, एज वेल एज सर्व करना है। किस लिए सर्व करना है? पर्पस के लिए। कौन से पर्पस के लिए? रिसर्च के लिए और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए। तो ये सारे के सारे जो एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं जो कि एक्सिटिव कंजर्वेशन जो है ना वो देती है। प्रोटेक्टेड एरिया, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया? जो कि अहमियत का हामिल है इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल और स्कैनिक वैल्यू के लिए। तो वो IUCN कैटेगरी के मुताबिक किस में फॉल करता है? वो कैटेगरी 5th में फॉल करता है। IUCN कैटेगरी 5th एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चर और स्कैनिक वैल्यू रखता है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन में नहीं आता? तो वो आता है हमारे पास फील्ड जीन बैंक। फील्ड जीन बैंक एक ऐसा मेथड है जो कि इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन में नहीं आता। यूटिलाइजेशन फिलोसफी फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए फिलोसफी को यूटिलिटेरियन फिलोसफी फॉर कंजर्वेशन, ये कौन सा एथिक है? ये एथिक है रिसोर्स कंजर्वेशन एथिक। क्लियर? इनमें से ऐसा कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है? किसके लिए करेक्ट नहीं है? प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए करेक्ट नहीं है। तो वो हमारे पास आ जाती है अबाउट 25% ऑफ लैंड इज़ प्रोटेक्टेड नो, कि अब फिलहाल तक जो है ना 25% जो ज़मीन है ना वो प्रोटेक्टेड है। ये ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नहीं आता। दूसरे ऑप्शन नेशनल पार्क्स, ये भी बेसिकली पार्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज़ का। मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर टू स्मॉल टू प्रोटेक्ट स्पीशीज़, ये सारे के सारे जो है ना वो फॉल करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। सिर्फ और सिर्फ ये ए ऑप्शन है जो फॉल नहीं करता। आयरलैंड बायो जियोग्राफिकल मॉडल, इसने किसकी निशानदेही की है? इसने निशानदेही की है एक्सटिंक्शन रेट की। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वाइएबल पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट किसका? मिनिमम वाइएबल पॉपुलेशन का। इसको इस्तेमाल किया जाता है पॉपुलेशन वाइबिलिटी एनालाइज के लिए। किसके ऑब्जेक्टिव के लिए? ताकि प्रिडिक्ट किया जाए उस पॉपुलेशन चांसेस को जिसके अंदर सर्वाइवल जो है ना ओवर आ टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड है। क्लियर? उन्होंने कहा है कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट? मिनिमम वाइबल पॉपुलेशन का कंसेप्ट। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है पॉपुलेशन वाइबिलिटी एनालिसिस के लिए। किस मकसद के लिए? वो हम लोगों ने बताया है, जिसका आंसर है 4th ऑप्शन है, जिसमें इस बात का जाहिर किया गया है कि इसमें प्रिडिक्ट करना है पॉपुलेशन चांसेस को। किसके पॉपुलेशन चांसेस को? ताकि सर्वाइवल हो सके ओवर आ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के मुताबिक जो है पॉपुलेशन चांसेस को प्रिडिक्ट का सर्वाइवल। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है पॉपुलेशन की सर्वाइवल के लिए? तो वो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन बी, जिसमें पॉपुलेशन विद लो जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन सर्वाइव। ठीक है, वो पॉपुलेशन जिसके पास लो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो सर्वाइव करने की एबिलिटी रखती है।
आगे आ जाता है रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि जो डिफॉरेस्टेशन का रेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा किस में रिकॉर्ड किया गया है, तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जो है वो डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है ना उसको रिकॉर्ड किया गया है। प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस जिसमें रिटर्निंग है डिस्टर्ब इकोसिस्टम की, किसके लिए, नेचुरल स्टेट के लिए। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, रिस्टोरेशन का। रिस्टोरेशन प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग डिस्टर्ब इकोसिस्टम टू इट्स नेचुरल स्टेट। अगर किसी भी डिस्टर्ब इकोसिस्टम को दोबारा से एक नेचुरल स्टेट में लेके आते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, रिस्टोरेशन का नाम देते हैं। क्लियर। इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो वो है आयरन। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, आयरन। आयरन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है जी, ये एक बैक्टीरिया है, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। किसका नाम देते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। अब हमने सोलर फ्लेक्स की परसेंटेज बतानी है जो कि ज़मीन की सरफेस पर पहुंचती है, तो 48% सोलर फ्लेक्स की परसेंटेज है जो कि अर्थ पर पहुंचती है। एरोबैक्टीरिया जिनसे रिड्यूस किया हुआ है सल्फाइड को सल्फाइड के अंदर। ठीक है, ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो कि रिड्यूस करते हैं सल्फेट को सल्फाइड के अंदर, तो वो एरोबैक्टर बैक्टीरिया हैं जो कि रिड्यूस करते हैं सल्फेट को सल्फाइड में। हमने क्या बतानी है, परसेंटेज बतानी है, किसकी परसेंटेज बतानी है, ऑर्गेनिक कार्बन की जो कि प्रेजेंट होती है अर्थ बायोस्फीयर के ऊपर, तो वो है 0.1 ऑर्गेनिक कार्बन की ऐसी परसेंटेज है जो कि अर्थ बायोस्फीयर में मौजूद होती है। जानदार, कौन से जानदार जो कि फीड करते हैं डिके ऑर्गेनिक मैटर को, वो क्या कहलाते हैं, डिट्राइवर्स। डिट्राइवर्स ऐसे जानदार हैं जो कि खाते हैं डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर को। स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज जिनका एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पर, किसके हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जिनका बहुत ही हाई इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पर, किसके हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजम्स एज 49% ऑफ देयर ड्राई बॉडी वेट, कहते हैं उस एलिमेंट का नाम बताएं जो कि ड्राई बॉडी वेट का 49% पार्ट है, तो वो हमारे पास है कार्बन। ठीक है, सनलाइट का हिस्सा जिसने एब्जॉर्ब करनी है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को। विजिबल स्पेक्ट्रम, सनलाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम ही एक ऐसा पार्ट है जिसने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में एब्जॉर्ब्ड होना है। क्लियर है, वो कौन सा सनलाइट का हिस्सा है जिसने एब्जॉर्ब्ड होना है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो वो है हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम। क्लियर। नेचर बताएं, किसकी नेचर बतानी है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की। इंफ्रारेड रेडिएशंस की क्या बतानी है, नेचर, तो वो हमेशा जो है लॉन्ग वेव रेडिएशंस है। इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसी रेडिएशंस है, लॉन्ग वेव रेडिएशंस है। स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिस जो कि रुझान रखती है कि लिमिट कर दे, महदूद कर दे, किसको महदूद करना है, कैरिंग कैपेसिटी को, इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को महदूद करना है। तो ऐसी पॉपुलेशन जो कि स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ये इसको किसका नाम देते हैं, के सिलेक्टेड पॉपुलेशन। के सिलेक्टेड पॉपुलेशन ही ऐसी स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन है जो कि इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी में लिमिटेड है। ठीक है। मेजर रिजर्वर ऑफ सीडेंट्री साइकिल, सीडेंट्री साइकिल का मेजर रिजर्वर को हम किसका नाम देते हैं, लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इकोसिस्टम के मुतालिक ट्रू नहीं है, तो इकोसिस्टम हैज़ फंक्शंस, दिस इज ट्रू। इकोसिस्टम इज डायनेमिक, इट इज़ आल्सो ट्रू। थर्ड ऑप्शन, इकोसिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमारे पास फॉल्स कैटेगरी है। कभी भी इकोसिस्टम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कि इन इकोसिस्टम ने हमेशा जो है वो कलेक्टिवली ही काम करना है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा किसी न किसी फैक्टर के ऊपर। इकोसिस्टम कंपोनेंट आर इंटर
डिपेंडेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास सी ऑप्शन है जो कि फॉल्स है। फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ज़मीन के ऊपर 14वां बड़ा अबंडेंट एलिमेंट वो हमारे पास कौन सा है? सल्फर है। सल्फर ही एक ऐसा अबंडेंट एलिमेंट है ज़मीन के ऊपर जो कि फोर्थ है, इनके 14वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ज़मीन के ऊपर। ग्रॉस प्रोडक्शन, मेन्यूज प्लांट रिस्पिरेशन, तो इसको किसका नाम देते हैं हम लोग? नेट प्रोडक्टिविटी का। नेट प्रोडक्टिविटी इज द ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस प्लांट रिस्पिरेशन। बेसिडियोमाइसिट्स क्या है जी? ये फंजाई है, बैक्टीरिया है, लाइकन है, प्रोटोजोन है, तो ये हमारे पास फंजाई है। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मैक्रो एलिमेंट है? तो हमारे पास ये मैग्नीज है। मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसमें कैटेगराइज नहीं करता मैक्रो एलिमेंट्स में, ठीक है। मैग्नीज ये क्या है? एक माइक्रो एलिमेंट है, ये कभी भी मैक्रो न्यूट्रेंट में नहीं आता। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर दी मैक्रो न्यूट्रेंट्स, बट मैग्नीज इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रेंट। एक्वेटिक एनिमल्स जिनके लिए बहुत ही महदूद पावर रिक्वायर्ड होती है सेल्फ लोकोमोशन की, ठीक है। सेल्फ लोकोमोशन की बहुत ही महदूद पावर जो है वो रिक्वायर्ड होती है एक्वेटिक एनिमल्स की। दिस इज दी जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको सेल्फ लोकोमोशन की बहुत ही महदूद पावर दरकार होती है विद लिमिटेड पावर ऑफ सेल्फ लोकोमोशन। रेडिएंट एनर्जी की अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो कि क्रॉसिंग कर रही होती है एक थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया के जरिए जो है रेडिएंट एनर्जी क्रॉसिंग कर रही होती है। दिस इज द सोलर फ्लेक्स। क्या डेफिनेशन है सोलर फ्लेक्स की? अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ये क्या है जी? इंट्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन क्या है जी? विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन? ये है कंपटीशन, ठीक है, माइनस माइनस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस सम ऑफ स्पीशीज का सम जो कि इस्तेमाल करता है बायोटिक और ए बायोटिक रिसोर्सेज को। इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक और ए बायोटिक रिसोर्सेज को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। तो इस तरह की स्पीशीज का जो सम है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल नीड, ठीक है। इकोलॉजिकल नीड, इसमें क्या होता है? सम ऑफ स्पीशीज आपस में मिलकर बायोटिक और ए बायोटिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। क्लियर? वीकली वेदर्ड रॉक, सॉइल के किस हॉरिजन के अंदर वीकली वेदर्ड रॉक्स मौजूद होती हैं? तो हॉरिजन सी के अंदर जो है वो वीकली वेदर्ड रॉक्स मौजूद होती है। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए? एटीपी से एडीपी तक एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? डैट इज़ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एटीपी से एडीपी की तरफ। हमने क्या बतानी है? हमने प्रॉपर्टी बतानी है वाटर की। ऐसी वाटर की प्रॉपर्टी बतानी है जो कि मेंटेन करती हो कांस्टेंट टेम्परेचर को। बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है? तो वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एक ऐसी पानी की खसूसियत है जिसकी मदद से वाटर बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको बरकरार रखा जा सकता है। सबसे जो लार्जेस्ट रिजर्वायर कार्बन की वो कौन सी है? तो वो हमारे पास है सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स ही लार्जर रिजर्वायर है कार्बन की। हमने प्रोसेस बताना है, कौन सा प्रोसेस? कन्वेयन का। अमोनिया की कन्वेयन का प्रोसेस बताना है, किसमें? नाइट्राइट टू नाइट्रेट में, तो इसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया की कन्वेयन होती है नाइट्राइट टू नाइट्राइट में या फिर नाइट्रेट में। अमोनिया ने किस में कन्वर्ट होना है? नाइट्राइट में या फिर नाइट्रेट में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस है जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर? फास्फोरस को किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? फास्फोरस को हम लोग ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पौधों में
फास्फोरस इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट्स। ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में प्लांट्स में फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल प्लेस, वो एक्चुअल प्लेस जहाँ पर जानदार जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, इसको हम लोग हैबिटेट का नाम देते हैं। क्या है डेफिनेशन हैबिटेट की? वो जगह जहाँ पर जानदार जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। लिंकेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का ताल्लुक जो कि डिपेंड करता होता है फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस पर ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स इन द नेक्स्ट लेवल ट्रॉफिकल, नेक्स्ट लोअर ट्रॉफिकल लेवल। तो वो हमारे पास क्या है? फूड चेन। फूड चेन ही एक ऐसा ताल्लुक है जानदारों में जो कि डिपेंड करता है वेरी एग्जिस्टेंस ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स इन द नेक्स्ट लोअर ट्रॉफिकल लेवल। क्लियर? नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये किसकी एग्जांपल है? ये म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। क्लियर? म्यूचुअलिज्म की क्या एग्जांपल है? जब बैक्टीरिया जो है रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दिस इज द म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है जी बैक्टीरिया की टाइप जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है डीनाइट्रिफिकेशन के लिए, दिस इज द सीडोमोनास। सीडोमोनास ही ऐसी बैक्टीरिया की टाइप है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन की जिम्मेदार होती है। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर को करेक्टराइज करता है? तो वो हमारे पास है डाइवर्सिटी और ट्रॉफिक लेवल। डाइवर्सिटी और ट्रॉफिक लेवल ही एक ऐसे लेवल है जो कि कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को करेक्टराइज करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट फॉर्म सल्फर की जो कि एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है वो है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट फॉर्म है सल्फर की जो कि एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है। इनमें से ऐसा कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है? नॉट एन इंट्रा सेलुलर रिलेशनशिप, तो वो है हमारे पास सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि रिसाइकल्ड नहीं होता? गैशियस स्टेट में नेचर में ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि रिसाइकल्ड नहीं होता? तो वो सल्फर है। सल्फर ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि गैशियस स्टेट में नेचर में रिसाइकल्ड नहीं होता। ह्यूमन पॉपुलेशन फॉलो करती है, ह्यूमन पॉपुलेशन किस सर्वाइवरशिप को फॉलो करती है? ह्यूमन पॉपुलेशन टाइप 1 सर्वाइवरशिप को फॉलो करती है। इनमें से ऐसा कौन सा है जी जो कि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है? तो वो है हमारे पास ड्राफ्ट। ड्राफ्ट ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। कौन सी ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को फॉलो करती है? तो हमारे पास है ऑप्शन सी, पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो कि ग्रो करती है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो ऐसी पॉपुलेशन जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को फॉलो करती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को कौन फॉलो करता है? ऐसी पॉपुलेशन जो कि ग्रो करे लिमिटेड रिसोर्सेज में। ऐसा कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट है जो कि नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन करता है? तो कैल्शियम एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रेंट है, एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रेंट है जो कि नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है। एक स्पीशीज़ जो कि वाइड करती है निक ब्रीथ को, डेट इज़ द जर्नलिस्ट। क्या है? किसको कहते हैं? जर्नलिस्ट को कहते हैं ऐसी स्पीशीज़ जो कि वाइड निक ब्रीथ हो। कौन सी परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? तो 0.032% कार्बन डाइऑक्साइड की है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि डीकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं है? मेटाबॉलिज्म, लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, ऑल आर डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन जो फिक्सेशन जो है ना वो डिकम्पोजिशन में प्रोसेस में नहीं आता है। डैश इज नेसेसिटी, कौन सा ऑप्शन है जो कि ज़रूरी है जिसकी वजह से सीड जो है रिलीज होते हैं? पाइन की कौन से? यूकलिप्टस स्पीशीज़,
यूकलिप्टस स्पीशीज और पाइन की कौन से सीड्स किस तरह रिलीज होते हैं? फायर। फायर ही एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पाइन की कौन से सीड रिलीज होते हैं। इसके साथ साथ यूकलिप्टस स्पीशीज से भी सीड जो है वो रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कौन सा ऐसी टाइप है बैक्टीरिया की जो कि लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन की जिम्मेदार है? तो एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर ही ऐसी बैक्टीरिया है जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन के जिम्मेदार होती हैं। क्लियर। वाटर स्टाइडर्स क्या आंसर है जी? वाटर स्टाइडर्स जो कि चिपकते हैं वाटर की सरफेस के साथ। तो ये कौन सी वाटर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? ये सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर स्टाइडर्स हैं वो वाटर की सरफेस पर एडहायर होते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि माइटोटिक डिवीजन का जिम्मेदार होता है और इसके साथ रूट टिप ग्रोथ होती है पौधों के अंदर। पौधों में रूट टिप ग्रोथ और माइटोटिक डिवीजन के लिए कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार होता है? तो कैल्शियम है। कैल्शियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि माइटोटिक डिवीजन और रूट टिप ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है जी कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड में कमी लेके आता है? ठीक है, क्या है जी? कौन सा बैक्टीरिया है जिसने रिड्यूस करना है हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर इन एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन में हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर ने क्या होना है? रिड्यूस करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? बैगिटियोटा, जिनके सेकंड ऑप्शन आ जाती है इसकी। लॉ ऑफ टॉलरेशन। लॉ ऑफ टॉलरेशन कब डेवलप हुआ था? किसने डेवलप किया था लॉ ऑफ टॉलरेशन? ये डेवलप किया था वी.ई. शेलफोर्ड ने। वी.ई. शेलफोर्ड ऐसा साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ टॉलरेशन जो है वो डेवलप किया था। पॉपुलेशन साइज को आम तौर पर हम लोग किस बुनियाद पर जो है वो जानते हैं? तो डेंसिटी एक ऐसा जो है फैक्टर है जिसकी मदद से हम लोग पॉपुलेशन जो साइज है ना उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ये डेंसिटी जो कि टेक्स करती है अकाउंट एरिया ऑफ लैंड, एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर लैंड के एरिया को जो है ना वो अकाउंट करती है अंडर कंसंट्रेशन। तो वो है हमारे पास इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी ही ऐसे प्रोसेस है जिसकी वजह से लैंड या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसकी जो डेंसिटी है ना उसको अंडर कंसंट्रेशन रखा जा सकता है। नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन जिसके पास जो है ना बहुत बड़ी तादाद में यंग इंडिविजुअल है एज कम्पेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल। दिस इज़ द प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन ही ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में यंग इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द ओल्डर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। पॉपुलेशन ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की जो पॉपुलेशन है वो किसको फॉलो करती है? वो फॉलो करती है सर्वाइवरशिप कवर टाइप को। दैट इज बिलोंग टू कवर टाइप टू। सर्वाइवरशिप कवर टाइप टू बिलोंग करती है हाइड्रा की पॉपुलेशन को। क्लियर। पॉपुलेशन जो कि फॉलो करती है सर्वाइवरशिप टाइप टू शो करती है सर्वाइवरशिप टाइप टू शो करती है एक स्टेडी डेथ ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ पर यूनिट टाइम इंडिविजुअल की डेथ और ऐसी डेथ की स्टेडी हो उसको रिप्रेजेंट करती है सर्वाइवरशिप टाइप टू। इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि एक्सप्लेन करती है लॉजिस्टिक मॉडल को? तो वो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाता है। स्पीशीज जो कि रेफर करती है मेजर करती है और जो क्वालिफाई करती है एज टू हाउ इवन स्पीशीज आर इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इवन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जो कि रेफर करती हैं पैमाइश को, ऐसी पैमाइश जो कि क्वालिफाई कर रही होती है हाउ इवन स्पीशीज आर इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर, कि किस तरह से इवन स्पीशीज है ना अपने नंबर के हवाले से हैं। क्लियर। इनमें से कौन सी ऐसे ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन है जो कि जे शेप्ड कर्व्ड है? ह्यूमंस और इंसेक्ट्स जो कि किसको फॉलो करते हैं? जे शेप्ड कर्व पॉपुलेशन को फॉलो करते हैं। Which of the following organism population follow J-shaped curve? Humans and insects.
इनमें से ऐसे दो अपोजिंग फोर्सेस बताएं जो कि ऑपरेट कर रही हैं ग्रोथ को और डेवलपमेंट कर रही हैं हर पॉपुलेशन को। ठीक है, इनमें से ऐसी अपोजिंग फोर्सेस बताएं जिसकी वजह से ग्रोथ ऑपरेट हो रही है और इसके साथ साथ हर पॉपुलेशन की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो वो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ए और बी, बायोटिक पोटेंशियल और इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के साथ साथ रेट ऑफ निटेलिटी और मोर्टेलिटी की वजह से ये ऐसी दोनों फोर्सेस हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं ग्रोथ को और इसके साथ साथ हर पॉपुलेशन की डेवलपमेंट इनकी वजह से होती है। क्लियर। नेक्स्ट है जी नेट रिप्रोडक्टिव रेट कपल्ड होता है जनरेशन टाइम, जो कि किस बात का इजहार करता है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस का। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस किसकी वजह से इंडिकेट होता है, जब नेट रिप्रोडक्टिव रेट कपल करता है जनरेशन टाइम के साथ। क्लियर। what percentage of carbon is present as dry body weight in organisms? तो वो 49% है। ये रिपीटेड MCQs है। वाटर मैक्सिमम एट इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर जो है वो किस मैक्सिमम डेंसिटी के ऊपर पहुंचता है, तो 4 है बेसिकली ये। सरफेस फायर बर्न्स, सॉइल का कौन सा हिस्सा जो है ना वो सरफेस फायर जो है ना वो जला देती है, ओरिजोन। ओरिजोन एक ऐसा सॉइल का हिस्सा है जो कि सरफेस जो फायर है ना उसको जला देती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि कांस्टेंट होते हैं मोर देन 1% ईच ऑफ द ड्राई ऑर्गेनिक वेट, ड्राई ऑर्गेनिक वेट का मोर देन 1% जो कि किससे बिलोंग करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट से। तो बी इसमें ऑप्शन आ जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि जिनके जो कॉन्स्टिट्यूट हैं मोर देन 1% ईच ऑफ देयर ड्राई बॉडी वेट। हर्बीवोरस कंज्यूम करते हैं 30% ऑफ एनर्जी इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हर्बीवोरस हमेशा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का 30% खर्च कर देते हैं। क्लियर। एनर्जी ऐसी एनर्जी जो कि तब्दील होती है एक फॉर्म में, लेकिन जो है इसकी जो अमाउंट है ना वो जो है ना तब्दील नहीं होती, यानी कि एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। एनर्जी में चेंज इन फॉर्म बट नॉट इन अमाउंट, अमाउंट में तब्दीली नहीं आई लेकिन इसकी फॉर्म में तब्दीली आई है। तो ये किस स्टेटमेंट से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। आगे आता है जी, विच पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ डिट्राइटस इकोसिस्टम कम्स फ्रॉम रूट डेथ। रूट डेथ से डिट्राइटस इकोसिस्टम की टोटल एनर्जी का परसेंटेज क्या है, तो वो हमारे पास है 12%। क्लियर। रूट डेथ से इकोसिस्टम डिट्राइटस इकोसिस्टम की टोटल एनर्जी का परसेंटेज क्या है, 12%। विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन फॉलो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, तो पॉपुलेशन विद शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसके साथ साथ वो पॉपुलेशन जो कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर रही है और वो पॉपुलेशन जो कि हाई रिप्रोडक्टिव रेट है, ये सारी की सारी पॉपुलेशन जे शेप्ड ग्रोथ कर्व को फॉलो करती हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, किसकी डीनाइट्रिफिकेशन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की, इसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड की। ये किस वजह से अकम्प्लिश करती हैं, ये अकम्प्लिश करती हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमिनास की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की डीनाइट्रिफिकेशन होती है। ये हमारे पास है जी एक 5th MCQs है। लोअर और नो डिकम्पोजिशन प्रोसेस टेक प्लेस इन विच सीजन, वो है हमारे पास विंटर। विंटर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो है ना बहुत ही कम यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती ही नहीं है। क्लियर है। मज़ीद जो है मैं इसके ऊपर लेक्चर्स और भी बनाऊंगी। ये तकरीबन 1000 MCQs है जो कि अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो 100% श्योरिटी है कि आप जो है वो मार्क्स ले सकते हैं। क्लियर। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।